द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, ये प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है। अभी तक मैंने आपको 17 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करा दिए हैं। वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर सीरियल से एकदम सीक्वेंस से देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है, जो 11 जनवरी 2023 की शिफ्ट को हुआ था। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं वो सभी चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन उनको मिलती रहेंगी। और बेहद इम्पॉर्टेंट है ये सभी प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इस बार सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है और वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, यानी फर्मेंटेशन जो होता है वो कैसे होता है। पहला है, शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है, खमीर को अल्कोहल में बदलने की क्रिया है, या फिर शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की क्रिया है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को या खमीर को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की क्रिया है। तो देखिए, जो खमीर होता है उसको यानी अल्कोहल को शर्करा को अल्कोहल में बदलता है कौन, खमीर। यानी फर्मेंटेशन प्रक्रिया क्या होती है, वो शर्करा को यानी शुगर को किस में बदल देती है, अल्कोहल में बदल देती है। यानी जितनी भी प्रकार की ये अल्कोहल वगैरह बनाई जाती हैं ये इसी प्रकार से ही बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है। छोटा कर देते हैं जिससे करने में आपको आसानी मिले। तो देखिए, पहला क्या बोला गया है, कहा गया है आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। आपका घर एक्स पर है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग है जिस पर रोधक लगे हैं यानी डिवाइडर लगे हैं, के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं। मान लीजिए आपका घर ये है और उत्तर में आप कितना जाते हैं, 100 मीटर जाते हैं। 100 मीटर जाते हैं। फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर जाते हैं। पश्चिम में 50 मीटर जाते हैं। पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में दक्षिण में 150 मीटर की दूरी तय करते हैं। अंत में आप दक्षिण में आते हैं, लगभग 150 मीटर की दूरी तय करते हैं और वाई पर स्थित बुक शॉप पहुंचते हैं। ये वाई बिंदु है। आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, एक्स से, और वाई पर आप पहुंच गए हैं। बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा, यानी बुक शॉप वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की स्थिति क्या होगी। अगर वाई से आप देखेंगे एक्स को तो किस दिशा में होगा, तो वाई से एक्स को देखेंगे तो ये आपकी किस डायरेक्शन में होगा, ये आपकी उत्तर पूर्व डायरेक्शन में होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार जूम कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, मतलब ऐसे कौन से खेल हैं जहां बच्चे फ्रीली खेलते हैं, बाहरी अथवा भीतरी के लिए आप कर सकते हैं, उन्हें कहेंगे स्वच्छंद खेल। खेल के नियमों का पालन करते हैं, उन्हें कहेंगे स्वच्छंद खेल। वयस्क द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, उसे कहेंगे स्वच्छंद खेल। या विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं कि उन्हें कहेंगे स्वच्छंद खेल। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, फ्री प्ले किसे कहेंगे, जहां पर बच्चा बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सके उसी को क्या कहेंगे, फ्री प्ले, यानी स्वच्छंद खेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसका सभी लोग आप लोग आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। क्वेश्चन है,
बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी नमी, ऑप्शन डी मध्यम ताप। तो देखिए, अगर हम बात करें कि बीजों का अंकुरण करना है तो बीजों के अंकुरण में वायु की भूमिका रहती है, नमी की भी भूमिका रहती है और टेम्परेचर की भी भूमिका रहती है। क्योंकि अगर टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो बीज अंकुरण के लिए जल और ऑक्सीजन ऊर्जा एक महत्वपूर्ण आवश्यक स्रोत है। लेकिन सूर्य का प्रकाश की अनुपस्थिति होगी तो कोई उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी क्या होगा? बीजों में अंकुरण होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका ट्रेन से रिलेटेड है। तो देखिए, कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन 9:15 पर यानी शाम की यानी रात के 9:15 पे चली है। 7 सितंबर को 4:45 यानी सुबह 4:45 पर पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल यानी स्पीड बतानी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको डिस्टेंस पता है कितनी है? 1877। अभी हमको क्या निकालना है? टाइम। तो आइए टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, 5 तारीख को कितने बजे चल रही है? 5 तारीख को जो ट्रेन है वो 9:15 पे चल रही है। सोचिए अगर यही ट्रेन 6 को 9:15 पर पहुंचती और रात के ही, तो कितने घंटे हो जाते हैं? 24 घंटे हो जाते या नहीं हो जाते? लेकिन हमको पहुंचाना कब है? 7 तारीख को, वो भी कितने बजे? 4:45 पे। तो अगर हम 9:15, तो 9:15 में कितना जोड़ दें? 9:15 में हम कितना जोड़ दें? 45 मिनट जोड़ दें तो ये कितना बज जाएगा? 10 बज जाएगा। बोलिए, यानी 2 घंटे 45 मिनट अगर जोड़ दें तो 12 पूरा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? आपको सोचिए, अगर 45 जोड़ेंगे तो 10 बच जाएगा और 2 घंटे और जोड़िए तो 12 बच जाएगा। और इसके बाद 4 घंटे 45 मिनट ये जोड़ दीजिए, क्योंकि इतना टाइम लगा है ना, तो टोटल कितना टाइम हो गया? 24 और 4 28, 2 30 और 45 1.5 घंटे, यानी 31.5 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 31.5 घंटे आपको लग जाएंगे। यानी 31 सही 1/2 घंटे कन्वर्ट करो, 31 दूना 62 और 1 63/2। कितने घंटे आ जाएंगे? 63/2। अब क्या करेंगे? 2 जो बटे में है ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और 63 से आप क्या करिए? डिवाइड करिए। 63 से क्या करिए? डिवाइड करिए। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर है वो 59.59 आएगा। कितना आएगा? 59.59। तो 59.59 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग कितने टेम्परेचर तक गर्म किया जाए फिर अचानक से अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है? तो बताइए। देखिए, पाश्चुरीकरण मीन्स आप जैसे दूध लेने जाते हैं तो उसमें देखा होगा आपने, लिखा होता है कि पाश्चुराइज्ड मिल्क, क्योंकि पहले उसको एक टेम्परेचर पे गर्म किया गया है और इसके बाद उसको क्या किया गया? ठंडा किया गया है। इसलिए वो कुछ दिन तक क्या उसको हम संरक्षित रख सकते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 से 30 सेकंड में लगभग 70 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है? लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। पाश्चुरीकरण की जो खोज है ये लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे की किस्में वर्गीकृत किया गया। तो देखिए,
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जड़ों से रिलेटेड होते हैं, जैसे चुकंदर ले लीजिए, मूली ले लीजिए या गाजर ले लीजिए। कुछ तने से रिलेटेड होते हैं, आलू हो गया, ये सब किससे रिलेटेड है? तने से। अब हम बात किसकी कर रहे हैं कि लता क्या होती है। जैसे तना होता है ना, जब कमज़ोर तने जो होते हैं वो लता के रूप ले लेते हैं, जो कमज़ोर तने होते हैं। तो कुछ पौधे तना का इतना कमज़ोर होता है कि अपने से खड़े नहीं हो सकते हैं। इस तरह के पौधे ज़मीन पर ही आगे बढ़ते हैं, और जो पौधे ज़मीन पर ही आगे बढ़ते हैं उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। और विसर्पी लता में कौन कौन आएगा एग्जाम्पल में? लौकी आएगा, कद्दू आएगा और तरबूज आएगा। तो क्या कद्दू की बात हो रही, तो कौन सी लता है? यानी विसर्पी लता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है। बताइए, जो सुन नहीं सकते उनके लिए करते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो छू नहीं सकते हैं, या जो देख नहीं सकते हैं। तो देखिए, अगर छू कर कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है इसका मतलब वो देख नहीं सकता है। और इसके लिए किसका यूज़ किया जाता था? ब्रेल लिपि का यूज़। और किसने किया था? लुई ब्रेल ने। कब आविष्कार किया था? 1821 में। ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले लेखक थे लुई ब्रेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडल ताप उच्च होता है। बी ऑप्शन, बढ़ता है और वायुमंडल ताप निम्न होता है। सी ऑप्शन, घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है। डी ऑप्शन, घटता है और वायुमंडल ताप निम्न होता है। तो देखिए, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। तब ये घटना क्या होती है? घटित होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है। बताइए, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली क्या है? तो आपको बता दें, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है उसे क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आमतौर पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान करिए। अब बताइए, पहला ऑप्शन है पौधे भूक्षरण को रोकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पौधे ही क्या करते हैं? जो भूमि का क्षरण होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, उसको रोकने का काम कौन करता है? पौधे करते हैं। बी ऑप्शन, मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने में कहाँ होता है यूज? आप खुद सोचिए, क्या कीटनाशक बनाने में यूज करते हैं क्या मृत और सूखी पत्तियां का? यानी बी ऑप्शन तो होगा नहीं। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। बताइए, क्या पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं? और या डी ऑप्शन, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। सही बात है। यानी ए और डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पौधे के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। पहला है जड़ें पौधों को पत्ती से जोड़ती हैं। अगला ऑप्शन, कला परागण में सहायता करते हैं। सी ऑप्शन, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। बिल्कुल सही बात। जो फूल होते हैं यही क्या होते हैं? पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। और डी ऑप्शन है, पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। सहारा कौन देता है? सहारा तो तना देता है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। हमको केंद्र शासित प्रदेश बताने हैं।
तो देखिए मिजोरम तो हमारा राज्य है, इसलिए मिजोरम तो होगा नहीं। झारखंड भी राज्य है, ये भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, तो नागालैंड राज्य है, ये भी नहीं होगा। यानी लद्दाख और पुदुचेरी ये हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है, तो बनारसी साड़ी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कलमकारी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। जबकि नौवारी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी है। कौन सी, नौवारी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है, कितनी होनी चाहिए भारत में विवाह की न्यूनतम आयु? पहला ऑप्शन है लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए भी 18 वर्ष। बी ऑप्शन है लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष। ये बिल्कुल सही बात है कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष थी और लड़कों के लिए 21 वर्ष। ये अगला ऑप्शन, तो देखिए अगले ऑप्शन में लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए ये भी नहीं होगा, और लड़कियों के लिए 21 वर्ष, लड़कों के लिए 25 वर्ष, ये भी नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधों को पहचानती है। देखिए मधु क्या है, अपने घर में लगे तुलसी और गुलाब के पौधों को क्या करती है, पहचानती है। पौधों की पहचान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में शामिल है? यानी उसने अवलोकन किया है तभी तो बता पा रही है, और क्या किया, उसने तुलना भी की है कि ये पौधे का है, ये तुलसी का है। क्या वो अनुमान लगाएगी? अनुमान तो तब लगाएगी ना जब वो चीज़ें उसको देखेगी नहीं, या निर्णय लेगी, ये भी नहीं होगा। यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति सैर संचालित करने का उद्देश्य, प्रकृति की सैर संचालित करने का क्या उद्देश्य होगा? यानी हम प्रकृति की सैर कराने अगर ले जा रहे हैं तो इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है कि हम बालक को सैर कराने के लिए ले जा रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध का विकास करना। अगला ऑप्शन प्रकृति की एक आभासी यात्रा कराना। आभासी यात्रा कैसी कराएंगे आप? अगला ऑप्शन एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थी की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना। ये भी गलत है। विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना। जबकि पहला ऑप्शन क्या कह रहा, वनस्पति जगत प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध का विकास करना। इसलिए ये ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, रेजा कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती। उसे अपनी माँ की तरह घरबार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयोगी होगी? तो देखिए जो कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को अगर संबोधित करने के लिए सर्वाधिक कोई उपयोगी विधि होगी तो वो विधि कौन सी होगी? वो विधि होगी समूह चर्चा विधि। ना कि हम चलचित्र प्रदर्शन करें, ना कि हम भूमिका निर्वहन करें, ना कि खेल के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं।
इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब एक ही एकल परिवार, सिर्फ माता पिता रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इन बच्चों की अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों का ध्यान। बच्चों की अब अवहेलना क्यों करेंगे? यानी पहला तो हो नहीं सकता है। इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पर समझाने के लिए कहें। और अगला देखिए, ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। विषय पर ध्यान केंद्रित करें, यानी आप बच्चे पर ना ध्यान केंद्रित करके विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चौथा है, ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती हैं कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? रूपल की दादी से बात करेंगे, करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे? ये तो कोई जवाब हुआ नहीं। रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है? ये भी गलत है। रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसी कोई बाबा वहाँ नहीं है? ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रूपल को यहाँ खुद अनुभव का मौका मिलेगा, खुद वो प्रयोग करेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित कराएं। आप कैसे परिचित कराएंगे? ऑप्शन पे नजर डालिए। विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। और चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको, उनके बारे में बच्चे को बताएंगे। क्या क्या ज्ञानेंद्रियां होती हैं? त्वचा, आँख, कान, नाक, जीभ, इन सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन पे नजर डालें तो ऑप्शन नंबर बी, सी पे देखिए आप, सी पे प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे, यानी उसको अनुभव कराएंगे। जब मूर्त पदार्थ का अनुभव करेगी तो उनकी सभी ज्ञानेंद्रियां क्या होंगी? सभी ज्ञानेंद्रियां एक प्रकार से उन सभी ज्ञानेंद्रियों का वो क्या करेगी? उपयोग करेगी, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही उनका क्या करेगी? जैसे मान लीजिए त्वचा से महसूस करेगी, आँख से देखेगी, कान से सुनेगी, नाक से गंध का पता लगाएगी, जीवा से परखने का काम, स्वाद परखने का काम करेगी। यानी सभी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जब वो मूर्त पदार्थों का प्रयोग करेगी तब उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है? बताइए। पहला ऑप्शन है मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य। बी ऑप्शन है प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा। सी ऑप्शन है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया। या चौथा ऑप्शन है पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली जो अधिगम प्रक्रिया है वो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 23 क्वेश्चन, कक्षा 2 में एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से
परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। कौन सा प्रकरण है? परिवहन। इसलिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप खुद ही देखिए निगेटिव सेंस आया कि नहीं, नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। इसको पहले ही हटा दीजिए। परिवहन के महत्व पर उन्हें कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्र का लेखन, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। जब बालक परिवहन में खुद उसका यूज करेगा, अनुभव करेगा, तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा, ना कि आप सिर्फ कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण करें। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? पहला है, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय की पूर्व तैयारी है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करता है। बिल्कुल सही बात है। जो पर्यावरण है ये पर्यावरण में पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करता है। और चौथा है कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं? कौन सा प्रकरण है? चिट्ठी आई है। कैसे आप उनको समझाएंगे? संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। बी ऑप्शन से विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। सी ऑप्शन, विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। ये सही बात है, क्योंकि चिट्ठी आई अगर पाठ की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। और डी ऑप्शन है, डाकिया के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर ले जाने की योजना बनाइए। यानी यहाँ पर ये क्या होगा? खुद से बालक अनुभव करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी और डी राइट होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य हैं? पहला है, बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। सही बात है। बी ऑप्शन है, अलग अलग पृष्ठभूमि में आए बच्चों में समान संदर्भित अनुभव। देख लीजिए, समान यानी दिल्ली का बच्चा, मुंबई का बच्चा और यूपी का बच्चा, सब में समान अनुभव होंगे, यानी समान परिवेश मिलेगा। तो ये तो हो नहीं चल सकता है। अगला, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। ये बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन है, विविधता सीखने सिखाने को प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। ये भी सही है, यानी ए सी डी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थी को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? बताइए। पहला, पक्षियों प्रस्तुत करने के लिए, यानी पक्षी चैप्टर पढ़ाना है। अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप तथा नामों की सूची के साथ याद करने के लिए, याद करने पर आप जोर ही नहीं दे सकते हैं। विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों को लिखने के लिए कहेंगे। और स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए और उनके शहर का उपयोग,
यही एकदम क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और चौथा ऑप्शन, पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुति का, जहाँ बालक खुद से अनुभव कर रहा है, यानी प्रत्यक्ष अनुभव जहाँ पर उसको हो रहा, वो ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28, वारी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। वारी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वारी द्वारा किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया? अवलोकन किया, तुलना किया, निर्णय किया, कल्पना। तो देखिए, पहली बात तो आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है, पहले तो उसने अवलोकन किया होगा, तुलना तो की नहीं है, निर्णय कोई दिया नहीं, और क्या किया है, कल्पना की है कि आम का जो पेड़ है वो खुली छतरी के जैसा है। यानी उसने क्या किया है, एक इमेजिनेशन किया है, कल्पना किया है, यानी ए और डी। ठीक है, इसके बाद इमेजिनेशन तो कर लिया, और आम के पेड़ और छतरी में तुलना भी तो की है, तो तुलना कहाँ गलत होगा, तुलना भी सही होगा, क्योंकि जब तुलना दी तो की है तभी तो उसने बोला कि आम का पेड़ छतरी के जैसा, तो ये तो तुलना ही करना हुई ना। तो यानी ए, बी और डी सही होगा, ए, बी और डी। ए, बी, डी कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मिसप्रिंट दिख रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास करना, बी ऑप्शन है प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, सी ऑप्शन है अवलोकन, इसके बाद खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास, और चौथा ऑप्शन है विवेक के आधार पर सही व गलत में तय करने की क्षमता। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ हम अवलोकन करेंगे, खोजबीन करेंगे और तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।